हेलो दोस्तों, ग्राफ एट ग्लांस इस वीडियो का पर्पस है। ग्राफ एट ग्लांस इस पूरे वीडियो में हम जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जहां पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टॉपिक का, उसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं, कहाँ गलती होने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? देखो, किसी भी टीचर के पर्सपेक्टिव से कोई टॉपिक, देखो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो मैं ट्राई करूंगा हर एंगल से समझाने का कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से उसे क्या समझना जरूरी है वाइल प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। तो इसीलिए ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे लिए बहुत रिपीटेटिव हो जाता है। जैसे सर ने ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया, रीजन बीइंग उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनको समझ में आ चुका है। वो समझाना डिलीवर करने में थोड़ा हो सकता है कभी कभी गैप हो जाए। क्लियर है? तो ध्यान से समझना दोस्तों। कोई बात नहीं, इतनी इंग्लिश बोलने के बाद वापस आता हूं मैं हिंदी में। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड लिखा है। अब एक चीज समझो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर मैं बात करूंगा कंजम्पशन कर्व के बारे में। फिर मैं बात करूंगा एडी के बारे में। ठीक है? किसके बारे में? एडी के बारे में। चलो इसको थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। आई, ये है सी और ये है एडी। ठीक। अब ध्यान से समझना क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक, बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, ये जो आई ऐसा बनने का चांस, जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए ऐसा बना है क्योंकि उसे ऑटोनोमस माना जा रहा है, या उसे क्या माना जा रहा है दोस्तों? उसे माना जा रहा है कांस्टेंट। क्या माना जा रहा है? कांस्टेंट। अब उसे कांस्टेंट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कीन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट के साथ फ्लक्चुएट होता है। हमें इनकम लेवल दिया हुआ है, एक ये मान सकते हैं। दूसरा, हमारे पास कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दैट इज फर्म और कंजम्पशन, इनके हिसाब से एडी बन रहा है, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो हमारे लिए इनकम का कंजम्पशन के साथ रिलेशन बनाना और फिर इनकम का इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशन बनाने में थोड़ा स्टडी के लिए थोड़ा एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। तो 12th स्टैंडर्ड में ये जो टॉपिक है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट को क्या रखा है? ऑटोनोमस रखा है। ठीक है? ओके। ऑटोनोमस में क्या? कांस्टेंट। तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बन रहा है दोस्तों? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब है कंजम्पशन। कंजम्पशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है सी बार। सी बार मतलब होता है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, सी बार होता है मतलब वाई जब जीरो हो ना और कंजम्पशन पॉजिटिव हो, जब वाई जीरो हो और कंजम्पशन पॉजिटिव हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं या उस सिचुएशन को डिनोट करते हैं ग्राफिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज सी बार से। क्लियर है? ये कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कैसे? देखो यहां पर इनकम जीरो है और जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन कट कर रहा है वाई एक्सिस को, कंजम्पशन कट कर रहा है वाई एक्सिस को। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसे अपन क्या बोलने वाले हैं कि भैया जीरो लेवल पे भी तुम मिनिमम लेवल का या फिर कोई बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए आप खर्च कर रहे हो। अब जो एडी है ना दोस्तों, एडी जो है वो सी प्लस आई है। क्लियर है? अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से समझना, एडी में जो कंजम्पशन है वो चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जो आई है वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट। अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे एकदम अच्छे से। इसका मतलब एडी में जो भी चेंज ला रहा है वो कंजम्पशन ला रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा। जो चेंज ला रहा है वो कौन ला रहा है? कंजम्पशन। इसीलिए एडी और सी में देखो, दोनों पैरेलल देखेंगे तो साथ में बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं, साथ में बन रहे हैं, एक जैसे। देखो ये पैरेलल बन रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर देखेंगे तो पैरेलल गाड़ी चल रही है। सी जैसे जा रहा है वैसे एडी भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि एडी का एक कंपोनेंट है सी, और एडी सी की वजह से ही चेंज हो रहा है, क्योंकि आई तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो इनके बीच में जो पैरेलल गैप है दोस्तों, ये जो गैप है पैरेलल, वो किसकी वजह से है? इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो एडी और सी जो पैरेलल है वो साथ में इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एडी और सी के बीच में जो गैप है आई, वो हमेशा हर लेवल पर कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? ओके सर। अब एक चीज बात करते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? वो एडीएस का जब आप मैराथन पढ़ेंगे, जब मेरे साथ 12 या 13 को, या जब भी जो हम डिसाइड करेंगे उस समय आप लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, आपको आता भी। वैसे यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब चीज ध्यान से समझना,
हमेशा इनकम और इस तरफ एग्रीगेट डिमांड लिखना है। अब ध्यान से समझो सर, यहां तो कंजम्पशन भी बना रहे, इन्वेस्टमेंट भी बना रहे, एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और सी और आई उसका कंपोनेंट है, तो बट ऑब्वियसली ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सी और आई को भी डिनोट कर दिया है, अगर हम वाई एक्सिस की वैल्यू के हिसाब से सोचे तो। क्यों? क्योंकि एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई हो रहा है। यहां तक चले ओके, और कोई बात नहीं। इसमें एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इनका पॉजिटिव स्लोप बनने का, अगर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात छोड़ू मैं अगर, तो जो छूट गई थी वो है अपवर्ड स्लोपिंग बनने का। दोनों का रीजन एडी और सी दोनों का रीजन है क्योंकि वाई बढ़ता है तो एडी और सी भी बढ़ता है, इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन याद करो वो पॉइंट, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज इन या प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम, वो चीजें अपन कंसेप्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है दोस्तों 45 डिग्री। क्या बनता है ये? 45 डिग्री बनता है। अब एएस के 45 डिग्री होने का क्या रीजन है? पहली बात, एएस इक्वल्स टू वाई है। एएस इक्वल्स टू क्या होता है? वाई होता है। अब क्यों होता है एएस इक्वल्स टू वाई? ध्यान से सुनना। एएस मतलब होता है प्लानिंग टू प्रोड्यूस। एएस क्या होता है? प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ये मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं ना आपको, मैं 45 डिग्री के बारे में बता रहा हूं, कंसेप्ट हम अलग पढ़ेंगे। प्लानिंग टू प्रोड्यूस है, और वाई जो होता है ना दोस्तों वो सम ऑफ फैक्टर इनकम होता है, क्योंकि वाई मतलब नेशनल इनकम। हमारे इस चैप्टर में वाई मतलब होता है नेशनल इनकम। तो एस इक्वल्स टू वाई हो गया। प्लानिंग टू प्रोड्यूस में कैसे सर? प्लानिंग टू प्रोड्यूस और सम ऑफ फैक्टर इनकम इक्वल कैसे हो गया? प्लानिंग टू प्रोड्यूस मतलब हाउ मच factors of production will be employed, और इसका मतलब घुमा फिरा के हम फैक्टर इनकम की ही तो बात करने वाले हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, इसका मतलब एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो मैं ये सोचूंगा ना कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, मतलब कितने फैक्टर इनकम लगेंगे। इसका मतलब एएस इक्वल्स टू वाई होता है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। अब जब मैं देख रहा हूं कि एएस इक्वल्स टू वाई, जो मैंने एक चीज देखी यहां पर, मैं एक बॉक्स बना के देखते हैं। चलो यहां पे मैं देख रहा हूं एएस इक्वल्स टू होता है सी प्लस एस। सी प्लस एस कैसे? क्योंकि वाई इक्वल्स टू होता है दोस्तों सी प्लस एस, और अभी हमने देखा कि एएस इक्वल्स टू वाई हो रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हमने लिखी हैं, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस और वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, इसका मतलब जब मैं डिनोट करूंगा कोई भी वैल्यू, एग्जांपल लेते हैं एएस है 100 तो वाई भी 100 होगा। वाई मैंने ले लिया एग्जांपल के लिए 100, वाई मैंने ले लिया 100। क्लियर है? ओके, सेम वैल्यू मैं देख रहा हूं यहां पर, मैं लेता हूं अगर मैं एएस की लूं तो 100। जब मैं इसको यहां पर डिनोट करूंगा, ये वाली वैल्यू को थोड़ी ऊपर लेनी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर, अब ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैं इसको डिनोट करूंगा तो देख रहे हो ये बॉक्स बन रहा है, और जब मैं इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहां से इस बॉक्स के इस वाले पॉइंट को टच करूंगा तो ये इस बॉक्स को 45 डिग्री में कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है? 45 डिग्री में। इसका ये मतलब हो जाता है कि एएस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है। दो पार्ट में क्या करता है दोस्तों? बाइसेक्ट करता है। रीजन बीइंग एस इक्वल्स टू सी प्लस एस या वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान से समझेंगे। ये बनता है दोस्तों, ये बनता है वाई एक्सिस को कट करके, क्योंकि हमने देखा था कि जब y 0 होता है और अगर कंजम्पशन पॉजिटिव है, इसका मतलब उस कंजम्पशन के पॉइंट को अपन किससे डिनोट करेंगे? सी बार से। ये तो क्लियर है। अब आगे चलो, एएस क्यों बनाया सर? एएस क्यों बनाया? जस्ट टू क्लेरिफाई कि भैया देखो कंजम्पशन और y के बीच अगर ग्राफिकली देखेंगे तो उनके बीच क्या कनेक्टिविटी है। अब एक चीज समझो, एएस और सी के बीच क्या कनेक्शन है, एक चीज समझते हैं। देखो एक पॉइंट ये है, देखो मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों सी और इसको लिख रहे हैं अपन एएस और वाई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं कि जहां पर सी इक्वल्स टू वाई है,
सी इक्वल्स टू आई ग्राफिकली, सी इक्वल्स टू आई मतलब पहला अगर मैं बोलूं तो सी इक्वल्स टू वाई मतलब जहां पर सेविंग हो जाएगी जीरो, इसी पार्ट को बोलते हैं दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दूसरा दूसरा जहां पर कंजम्पशन ऊपर है और जहां पर कंजम्पशन नीचे है, ये कुछ तो अलग डिनोट होगा। ठीक है, तो क्या डिनोट होता है देखते हैं। जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है इसका मतलब इससे बोलते हैं दोस्तों डिस सेविंग। क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग। क्यों डिस सेविंग बोल रहे हैं? यहां पर आपको अपनी सेविंग्स, वो भी कौन सी दोस्तों? हाँ, पास्ट सेविंग को यूज करना पड़ेगा। और जब कंजम्पशन कम हो जाता है तो सेविंग्स चालू हो जाती किसमें दोस्तों? पॉजिटिव स्टार्ट हो जाती। कैसे स्टार्ट हो जाती है? पॉजिटिव। तो जब आप ध्यान रखेंगे कि कंजम्पशन कर्व बनाते समय, अगर कंजम्पशन कर्व बनाना है आपको और आपने गलती से एएस बना लिया तो कोई गलत नहीं है। कंजम्पशन कर्व बनाते समय, कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते समय बिल्कुल भी गलती नहीं अगर आपने एस बना लिया तो। उससे आप एटलीस्ट नॉलेज दे रहे हो कि हाँ भैया कंजम्पशन इज ग्रेटर देन वाई, कंजम्पशन इज लेस देन वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई। इसको यहां डिनोट या कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ओके सर, आगे चलते हैं। अगला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है सेविंग फंक्शन। जो सेविंग फंक्शन होता है दोस्तों वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? नेगेटिव पार्ट से। अब क्यों शुरू होता है? जब वाई जीरो है और कंजम्पशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको ये वाला जो खर्चा है वो कहां से यूज करना पड़ेगा दोस्तों? पास्ट सेविंग में से। जब पास्ट सेविंग्स में जाओगे तो वहां जाके पैसे उठाओगे, इसका मतलब वो जो सेविंग है वो माइनस हो जाएगी। अब एक चीज समझना, जितना जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना कंजम्पशन है से 40, तो उतना ही तो आपको सेविंग में माइनस करना पड़ेगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन जितना 40 है, दैट इज जीरो लेवल पे जितना कंजम्पशन है सी बार, उतना ही सेविंग का स्टार्टिंग भी सी बार लेकिन माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि अगर वाई जीरो है और कंजम्पशन पॉजिटिव है तो उसको आप दिखा रहे हो प्लस सी बार। तो अगर सेविंग भी उतनी ही वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्लस सी बार नहीं दिखा सकते, उसको क्या दिखाना पड़ेगा दोस्तों? माइनस सी बार। अब जहां सेविंग एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि सेविंग जीरो लेवल पर एक्स एक्सिस को क्या करे? इंटरसेक्ट। ये मैं बोल सकता हूं कि जब जीरो लेवल पर एक्स एक्सिस को सेविंग करने क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये सिचुएशन है दोस्तों जहां पर कंजम्पशन वाई क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन लेवल। क्लियर हो गया? अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सेविंग कर्व बनता है वो कैसा बनता है? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान से समझो, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इसका मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। यहां तक चले दोस्तों? ओके सर, आगे चलते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। अब मजेदार है दोस्तों, अब ध्यान से समझना। जब भी आप एपीसी को डिनोट कर रहे हो या किसी भी टाइप के प्रोपेंसिटी को प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी हो या सेविंग की प्रोपेंसिटी हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आपको यहां पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है समझने के पॉइंट से, थोड़ा अच्छे से सुनना दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं एपीसी को डिनोट करने की। तो सबसे पहले तो मैंने बना दिया यहां पर कंजम्पशन, यहां पे मैंने बना दिया कंजम्पशन। अब एपीसी डिनोट करना है। चलो समझते हैं एपीसी क्या होता है। रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज एपीसी इक्वल्स टू सी बाय वाई, दैट इज सी बाय वाई। क्लियर हो गया? ओके। अब एक चीज सुनना, मुझे किसी भी लेवल पर, एग्जांपल के लिए y अगर 100 है और कंजम्पशन अगर 120 है, अगर मुझे यहां पर एपीसी निकालना है तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना होगा, दैट इज 1.2। तो उसके लिए एपीसी को डिनोट करने, दैट इज 1.2 को डिनोट करने के लिए आई नीड कंजम्पशन और इनकम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं दोस्तों, ये हो गया अपना 40, ये हो गया अपना 40। ठीक, तो ये हो गया 100
और इधर हो गया 100 और इधर हो गया 200, ये हो गया 200। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से सुनना ना। अब एक चीज समझो, मुझे 1.2 शो करना है। क्या शो करना है? 1.2। तो मुझे क्या क्या चाहिए? 120 चाहिए और 100 चाहिए। 120 चाहिए और 100 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन खींचूंगा और वो नीचे जानी चाहिए। दैट इज कहां तक जानी चाहिए? 100 तक। ये 100 है और ये 120 है। तो O से लेके Y तक, O से लेके Y तक, यहां मैं देखूंगा O से लेके Y तक, और यहां मैं देखूंगा O से लेके N तक। ये O से लेके N तक अगर मैं देख रहा हूं तो O से N डिवाइडेड बाय, अगर मैं OY करूं, ON, तो ये जो कंजम्पशन हुआ था दोस्तों, ये ON हुआ। तो यहां पर APC निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ON को डिवाइड करूंगा मैं OY से, तो OY 100, ON 120। ये हुआ दोस्तों इस पॉइंट पर APC। देखो एपीसी निकालने बोलता नहीं है, लेकिन ग्राफिकली और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या बोला। अगर मुझे 1.2 निकालना है, 1.2 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? 120 और 100 चाहिए। तो 100 मैंने डिनोट कर दिया OY और 120 डिनोट कर दिया ON। ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं? OPC। और ग्राफिकली अगर देखेंगे तो ON अपॉन OY दैट इज 120 अपॉन 100 दैट इज 1.2। क्लियर है? सबसे खतरनाक जो चीज है दोस्तों वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। ठीक, इसका मतलब एमपीसी का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। अब डिस्कस करते हैं। वाई है आपके पास 0 और 100, कंजम्पशन है आपके पास 40 और 120। अब आपको दो चीजें चाहिए, चेंज इन सी चाहिए और चेंज इन वाई चाहिए। तो चेंज इन सी निकालना पड़ेगा। 120 से 40 हुआ 80 डैश, और चेंज इन वाई चाहिए 100 से 0, तो हो गया 100। अब यहां पर एमपीसी आ रहा है दोस्तों डैश 0.80। आपको इस ये 0.80 को क्या करना है? फिलहाल डिनोट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंजम्पशन का कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है ना अपने को, बहुत ध्यान से सुनना है प्लीज। 0.80 को शो करना है ग्राफ में, तो मुझे चेंज इन सी चाहिए। चेंज इन सी चाहिए मतलब जहां से इनकम चेंज हुई, जहां से कंजम्पशन चेंज हुआ, ये दोनों चाहिए। तो मुझे 0 से 100 यहां से 100 तक का पूरा सफर चाहिए, और मुझे 0 से 80 तक का चाहिए। अब एक काम करते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। हाँ, तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अच्छे से। तो चेंज कितना आया? चेंज कितना है दोस्तों? 120 से 200 80 और 100 से कितना? 200 100। क्लियर है? अब ध्यान से, तो पहला जो चेंज हुआ y से 100 हुआ, और फिर y से 100 से 200 हुआ। तो ये हो गया y1, ये हो गया y2। क्लियर है? उसकी वजह से जो पहला जो कंजम्पशन हुआ है वो हुआ है ON, और मैं ले लेता हूं OM। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन सुनना। तो यहां जो गैप है और जो यहां गैप है, ये है ON से लेके OM तक, और ये वाला गैप क्या है? OY1 से लेके OY2 तक। तो ये जो पूरा गैप है, यहां से जो हमने यहां जंप किया, यहां से जो मैंने जंप किया, इस पॉइंट को बोलूंगा एमपीसी। क्यों? क्योंकि यहां से जो चेंज हुआ है दैट इज OM से लेके ON तक जो हुआ। और क्यों हुआ है? क्योंकि OY से OY2 तक गया है। इस पूरे चेंज को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? एमपीसी। क्लियर है? ओके दोस्तों, अगला पार्ट है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू क्या है? सेव। चलो, अब अपने को डिस्कस करना है दोस्तों एपीसी।
एपीएस। एपीएस में आपको पता है ना, एपीएस के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, सेविंग कर्व चाहिए। क्या चाहिए, सेविंग कर्व चाहिए। अब हमने अभी डिस्कस किया सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, माइनस सी बार। यहां पे सेविंग क्या होती है दोस्तों, जीरो है, आप अपने को बहुत अच्छे से पता है। चलो एपीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। एपीएस मतलब इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग एंड करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज एपीएस का फॉर्मूला हो जाता है एस डिवाइडेड बाय वाई। वाई है मान के चलो 0 और 100, कंजम्पशन है दोस्तों 40 और 120, और सेविंग है दोस्तों -40 और -20। तो अब अपने को क्या चाहिए, एपीएस निकालना है। एपीएस निकालना है तो पहला तो छोड़ दो, दूसरा अगर देखेंगे तो -20 अपॉन क्या कर रहा हूं मैं 100, दैट इज आ रहा है 0.20, वो भी माइनस में। क्लियर है, ओके। अब इसे डिनोट करना है। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहां पर ये जीरो है, इसका मतलब अगला पार्ट में देखता हूं, ये वाला पार्ट, यहां सेविंग हो जाता है 0, तो ये 0 हो गया। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका मतलब अगर ये जो इनकम लेवल है, इनकम लेवल जो है मान के चलो 100 है, और खर्चा कितना हो रहा है 120, यहां खर्चा हो रहा है, तो सेविंग इस समय कितनी है दोस्तों 120। तो इसका मतलब ये जो गैप है, ये वाला जो दिख रहा है 0.20 रहा है। अब आपको लगेगा सर ऊपर क्यों नहीं बन रहा, दोस्तों सेविंग का स्टार्टिंग ये जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो नीचे रहता है, क्योंकि डिस सेविंग के कारण कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, इसलिए वो क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। तो इसीलिए जो ग्राफ बन रहा है वो यहां बन रहा है, तो मैं लिखूंगा OY1 दैट इज 100 एंड कंजम्पशन है 120, और ओ माइनस सी बार अगर देखेंगे, ये जो पूरा डिफरेंस है, ये हो जाएगा दोस्तों अपना एपीएस। अपना क्या हो जाएगा, एपीएस। क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एमपीएस के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, एमपीएस के बारे में। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है दोस्तों रेशियो बिटवीन चेंज इन एस एंड चेंज इन वाई, दैट इज फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। अब एक चीज समझना, इसमें अपन डिस्कस करते हैं 0 100 200, ठीक। यहां पे ले लेते हैं कंजम्पशन 40 120 200, एस ले लेते हैं -40 120 0, चेंज इन सी, चेंज इन एस, चेंज इन वाई, और एमपीएस। चेंज इन सी आ जाएगा दोस्तों यहां सर 80 80 और डैश 20 और 20। चेंज इन इनकम तो आ रहा है दोस्तों 100, ठीक है। अब एमपीसी आ रहा है दोस्तों 0.20, सॉरी एमपीएस आ रहा है 0.20। अब ध्यान से सुनेंगे, जब भी हम सेविंग कर बनाते हैं तो कहां से बनाते हैं दोस्तों, जल्दी बोलो, वाई एक्सिस नेगेटिव से, ये हो जाता है उसका सेविंग का 0 पॉइंट। अब अपन एक बात करते हैं, अब हम चलने वाले हैं थोड़ा आगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को नीचे वाले में केस में प्रॉब्लम ना हो। ये तो वो 200 वाला पॉइंट है, 200 वाले पॉइंट से अगर मैं आगे बढ़ूं तो जाता है 300, यहां पे हो जाएगा सेविंग, जो सेविंग हो जाएगी 20 हो जाएगी, उसके बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों 40, क्योंकि 20 का डिफरेंस है। अब एक चीज समझो, ये वाली चीज अच्छे सुनना ना, अच्छे समझना, ये हो गया अपना पहला चेंज, ये हो गया अपना दूसरा चेंज, ठीक। तो OY1 से लेके OY2, ON से लेके OP, तो ये जो गैप है और ये जो गैप है, इसी को हम बोलेंगे चेंज इन S, और इसको बोलेंगे दोस्तों चेंज इन Y। तो इस पॉइंट पर एमपीएस कितना है, चेंज इन S बाय चेंज इन Y, दैट इज ONOP और OY2। क्लियर है। ये हो गया दोस्तों अपना क्या हो गया दोस्तों अपना एमपीएस, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। याद करो वो दिन दोस्तों जहां पर एनएससीसी में ऐसा काम किया गया था कि आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं आपसे माइक पे पूछूंगा, और लोगों ने पूरे इकोनॉमिक्स को छोड़कर सिर्फ इसी को याद रखा। इतना आप लोग टेंशन में पड़े, लेकिन जितना टेंशन आपने इसमें दिया था ना, उतना ही शायद इकोनॉमिक्स में देते तो बहुत ही मजा आया था। कोई बात नहीं, शाम को बीटी देने से अच्छा है मैं पढ़ा लेता हूं दोस्तों। जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है ना, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों?
क्योंकि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो फर्म करने वाली है, और फर्म पहले इनकम देखेगी, इनकम का लेवल देखेगी, मार्केट में रिटर्न देखेगी। भैया अगर रिटर्न मिला ना, अगर इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अगर इनकम नहीं बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने वाला। तो ये हो गया बात दोस्तों अपने किसकी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। किसकी बात हो गई, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये इनकम इंक्रीज होने के कारण जो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं, क्योंकि फर्म जो है और सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे चलती है। जितना ज्यादा उनको बेनिफिट होगा उतना वो इनकम के बढ़ने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वेयर एज जो ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन परफॉर्म करता है दोस्तों, गवर्नमेंट को इनकम लेवल से मतलब नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को रिटर्न लेवल से मतलब नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना होता है वो इनकम बढ़े ना बढ़े इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर इनकम यहां है तो भी उनको खर्चा करना है, कम है, ज्यादा है, जीरो भी है तो भी उन्हें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब आप ये मत समझना कि इन्वेस्टमेंट इतना ही हो रहा है। इस फोटो का मतलब ये कि इनकम बढ़े ना बढ़े इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए उनका इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया? ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। फ्रॉम कंजम्पशन कर्व लिखा है तो पहले तो ना एग्जाम में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो पहले तो कंफ्यूजन क्लियर कर लो। क्या लिखा है, फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। क्या लिखा है, फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। आपको कंजम्पशन कर्व से बनाना है, मतलब कंजम्पशन कर्व ऊपर बनेगा। यहां लिखा है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो सेविंग कर्व पहले ऊपर बनेगा, तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब एक चीज ध्यान से समझो, सबसे पहले तो मैं माइनस सी बार कर लेता हूं, क्योंकि कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है सी बार होता है। जब इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन अपने पॉजिटिव पे रहता है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव पे रहता है। लेकिन जब इनकम जीरो होती है और जो कंजम्पशन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है? इसके बाद मैं बनाता हूं एक चीज, मुझे पता है कि इस पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा कर्व, इकलौता ऐसा कर्व है जो बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी डेटा के बन सकता है, और वो है 45 डिग्री एएस। तो यहां हमने बना लिया दोस्तों वाई। अब एक चीज सुनना, अगर कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव सी बार है तो सेविंग भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर उतनी ही वैल्यू से होगी, लेकिन माइनस से शुरू होगी दोस्तों, अब मुझे पता है कि कंजम्पशन कभी ना कभी जाकर इनकम से टकराता जरूर है, और इस पॉइंट को चिल्ला के बोलता है मैं बीपी हूं रे, मैं बीपी हूं। मुझे सी से और वाई से दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेरे पॉइंट पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, इक्वल हो जाते हैं। ओके, लेकिन मुझे एक चीज याद आती है कि जब कंजम्पशन और वाई इक्वल हो जाते हैं तो सेविंग कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को इसी पॉइंट पर जीरो पर इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि बीपी पर सेविंग क्या रहता है, जीरो। अब मुझे पता है चाहे मैं किसकी बात करूं, कंजम्पशन की बात करूं या फिर मैं किसकी बात करूं, सेविंग की बात करूं, दोनों ही इनकम के साथ कैसे कनेक्टेड है दोस्तों, पॉजिटिवली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व ऐसा बनाया जाएगा। अब लिखा है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, तो फ्रॉम सेविंग कर्व है, मतलब इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होना है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोस्तों माइनस सी बार से, और जो माइनस सी बार से है उतनी ही वैल्यू से कंजम्पशन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये हमको पता है। अच्छा, हमको एक चीज पता है कि जो सेविंग होता है ना दोस्तों, सेविंग वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को जीरो वैल्यू पर। तो ठीक है, हम क्या करते हैं इसको आगे तक खींचते हैं यहां तक, और यहां मैं डिनोट कर देता हूं कि सेविंग यहां पर जीरो है। और सेविंग जीरो कब होता है, जब कंजम्पशन इनकम को कट करता है। यार कंजम्पशन को तो मैं इनकम से कट कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये कट कहां करूं, तो मुझे अगला पॉइंट जो बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है एएस कर्व।
ये बना दिया मैंने एएस, क्योंकि एएस के लिए आपको किसकी जरूरत नहीं होती दोस्तों, शेड्यूल की नहीं जरूरत होती। तो अब एक काम करते हैं, ये जो 0 पॉइंट है यहां से वाई तक इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब मुझे पता चल गया कि सेविंग 0 तब होती है जब वाई और सी एक दूसरे से मिलते हैं। अब मुझे कंजम्पशन का अगला पार्ट पता चल गया, ये लो भैया कंजम्पशन का अगला पार्ट। और यहां से सेविंग को अगर अपन पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग बनाए और कंजम्पशन को भी पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप बनाए तो दोनों में कोई गलत नहीं है। रीजन बीइंग इनकम, कंजम्पशन और सेविंग तीनों का ही क्या रिलेशन है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अपने मन में डिसाइड नहीं करेंगे कि मैंने तो बना दिया तो टीचर को समझ में आ जाएगा, ऐसा मत करना दोस्तों, सारे स्टेप्स अच्छे से लिखना। अगला है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगला है क्या दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एडी है अपना दोस्तों और ये है एएस। एएस क्या बनता है दोस्तों, 45 डिग्री लाइन। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे, ये इसको ई पॉइंट से डिनोट करेंगे, इसको ई पॉइंट से डिनोट करेंगे। क्लियर है, ई पॉइंट से डिनोट करना, ध्यान से सुनना और नीचे लिखना इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां सिर्फ और सिर्फ एडी लिखोगे। क्यों सिर्फ एडी लिखोगे, क्योंकि एएस तो कैसा बनता है दोस्तों, 45 डिग्री लाइन बनता है। क्लियर हो गया, ओके। अब ये जो एरिया है ये है एडी ऊपर, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस, और ये भैया एडी इज लेस देन एएस। अब ये जो एडी इज ग्रेटर देन एएस है, इसका मतलब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा तो डिमांड आ गई है, तो इसका मतलब डिजायर इन्वेंट्री ज्यादा होगी जो हम प्लान इन्वेंट्री सोचे थे। तो इसका मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वेयर यहां पर जो डिजायर इन्वेंट्री वो कम आ गई, हमारी प्लान इन्वेंट्री ज्यादा होगी, हमने ज्यादा प्लान कर लिया प्रोडक्शन करने का, तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, आउटपुट डिक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। क्योंकि ये थियोरी पार्ट नहीं है, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं आपको इसके थ्रू नहीं समझा रहा। अभी आगे चलते हैं। अगला पार्ट है दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखते हैं, ये हो गया दोस्तों अपना सेविंग और ये अपना हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर्व। ये हो गया इन्वेस्टमेंट कर्व। ये हो जाता है दोस्तों अपना इक्विलिब्रियम। इससे पहले सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है और इस तरफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। अब एक चीज समझो, जहां पर सेविंग कम होता है इसका मतलब खर्चा कम ज्यादा है। अगर सेविंग कम है इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस। अगर सेविंग ज्यादा है इसका मतलब खर्चा कम है, तो एडी इज लेस देन एएस। अब एक चीज ध्यान से समझना, आपको यह ध्यान रखना है कि मैं एक बार थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि अगर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट तो आप सोच लो कि एडी ग्रेटर है, इसका मतलब जो प्लानिंग टू प्रोड्यूस थी वो कम रहेगी जितना उन्होंने डिजायर दिखाया है मार्केट में कंज्यूमर्स ने। और यहां पे अगर देखोगे तो हमारा प्लानिंग टू प्रोड्यूस ज्यादा हो गया जितना उन्होंने डिजायर दिखाया है, क्योंकि वो यहां पर सेव ज्यादा कर रहे हैं तो उन्होंने डिजायर कम दिखा दी, यहां सेविंग कम कर रहे हैं तो उन्होंने डिजायर ज्यादा दिखा दी। क्लियर है दोस्तों, ओके। अगला पार्ट है यहां पर दोस्तों, अगला पार्ट है इक्विलिब्रियम लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये मस्त पॉइंट दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम होता है तीन तरीके से। एक है दोस्तों फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, जहां पर एक बार और बोल लेता हूं, जहां पर those who are willing to produce and those who are willing to work and those who are able to work are getting the job without any undue difficulty। भैया सबको जॉब मिल जा रही है, कोई भी ठला नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो कीन्स है उन्होंने बोला जरूरी नहीं है कि जब दुनिया में, जब कंट्री में सभी जो लोग विलिंग टू वर्क है और एबल टू वर्क है सबको जॉब मिल जाएगी तभी इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा नहीं है। कभी इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी सिचुएशन में हो सकता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में अगर अपन देखेंगे तो इसका यह मतलब होता है कि एडी इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले ही इंटरसेक्ट कर सकता है। इसका मतलब डिमांड जो है ना दोस्तों, डिमांड आनी इतनी चाहिए थी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, ये ओएडी था जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होना था। लेकिन जो डिमांड है वो अंडर एम्प्लॉयड रह गई या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ही इक्विलिब्रियम बन गया।
तो ये जो है सर, ये जो डिफरेंस है यहां से यहां का, इसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या बनेगा दोस्तों? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि यार यहां पर आपके पास कैपेसिटी एक्सेस रह गई ना, यहां के आपके पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। ये होना इतना चाहिए था पहले ही एडी, मतलब लोगों ने अपना डिमांड कम कर दिया है, कम कर दिया मतलब इससे कम हो गया, तो मतलब उतनी तो जॉब खानी पड़ेगी ना, उतनी तो जॉब क्या करनी पड़ेगी, निपटानी पड़ेगी ना, वो दिक्कत है। अब जो ओवर फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ना, ये इमेजनरी सिचुएशन है। क्यों इमेजनरी सिचुएशन है? हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो क्रॉस हो चुका है, मतलब हमारा जो फुल कैपेसिटी है, फुलर यूटिलाइजेशन, उससे वो जा चुका है। तो यहां तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो आ गया यहां पर। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे कंट्री में जो जनरल प्राइस लेवल है, जो हमारे कंट्री में जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है या इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनने का सिचुएशन है। तो आप संदीप गर्ग में लेफ्ट साइड जाओगे, इस टॉपिक में लेफ्ट साइड दिया हुआ, एक बॉक्स में दिया हुआ है ब्लू कलर के, वहां लिखा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या एक इमेजनरी सिचुएशन है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो इसको यहां डिनोट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आपने उसको डिनोट किया, इसका मतलब अगर आपने उसको डिनोट किया तो आप क्या बोलना चाह रहे हो पता है, कि हमारे पास इतना बनाने का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम है, लेकिन हमारे पास तो हम कहां जा चुके हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पर जा चुके हैं। ओके, समझते हैं दोस्तों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब एक चीज समझो, मल्टीप्लायर क्या बोलता है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इंक्रीमेंट, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। अब ये जो एडी बढ़ा है ना दोस्तों, ये जो एडी बढ़ा है ना, वो इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? इन्वेस्टमेंट के कारण। तो अब ध्यान से समझो, यहां पर ये जो गैप, ये आया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो फिर यहां से इनकम इतनी बढ़ी। ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसके कारण ही इनकम बढ़ी है। तो यहां पर ध्यान रखना, मल्टीप्लायर में आपको दो चीजें समझानी होगी। सबसे पहले आप मल्टीप्लायर का मीनिंग समझाओगे, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया तो। फिर आप ये बताओगे कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडी था, जो जो पहला वाला एडी था वो सी प्लस आई था, और जो दूसरा एडी है, एडी वन, जो एडी वन है, उसमें चेंज इन आई की वजह से, इसमें जो गैप है वो ये दिखा रहा है कि चेंज इन आई के कारण ही जो हमारा ओ वाई वन है वो शिफ्ट हुआ ओ वाई टू तक। क्लियर है? तो ये जो आई चेंज हुआ ना, उसके कारण इनकम आए, क्योंकि बोल तो रहा है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या चेंज इन इनकम ड्यू टू इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। अगला पार्ट है दोस्तों, ओहो ज्यादा आने वाले टॉपिक में से एक दोस्तों, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड मत छोड़ना दोस्तों। ये एकदम मतलब ऐसे टॉपिक है जो आके रहेंगे, ये आके रहेंगे। क्लियर है? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां गेम आने वाला है दोस्तों फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे पहले मैं तो इसको डिनोट कर लूं, यहां मैं डिनोट कर लूं, ये मैं कर लेता हूं ऐसे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले तो मैं ये कर लेता हूं। अब क्या है, अब क्या है, जो एडी बढ़ रहा है, जो एडी बढ़ रहा है वो ऊपर गया है, ये ऊपर गया। अब एक चीज सुनना ना, मस्त चीज, एडी, एडी जो है यहां पर, एडी जो है यहां पर एस को कट कर रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो एडी है ना, यहां पर एस के फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए तैयार था, लेकिन एडी ज्यादा आ गया। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को अपन बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। जो एडी पहले वाला जो एडी था वो एस को फुल एम्प्लॉयमेंट पर इंटरसेक्ट कर सकता था, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई, टैक्स रेट कम हो गए, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, फर्म ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो जब एडी है ना वो इस वाले एडी से थोड़ा सा आगे चले गया, तो ये जो गैप है क्या शो कर रहा है दोस्तों? इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप का जो इंपैक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल।
एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी नहीं है तो ना तो आउटपुट बढ़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने वाला है। रीजन तो आप लोगों को याद ही है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब जब क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है कि भैया जो एडी एएस को कट कर सकता था फुल एम्प्लॉयमेंट पर, एडी एएस को फुल एम्प्लॉयमेंट पर इंटरसेक्ट करता, फुल एम्प्लॉयमेंट पर इंटरसेक्ट करता, लेकिन एडी उससे भी कम आ गया, उससे भी क्या आ गया दोस्तों, कम आ गया। इसका मतलब जो अब इंटरसेक्ट किया है, जो अब इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब ये जो गैप है डिफ्लेशनरी गैप, ये जो गैप है डिफ्लेशनरी गैप, ये डिफ्लेशनरी गैप क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन वो इंटरसेक्ट कम किया। तब ये वाला एडी को अगर मेरे को बढ़ाना है, इस एडी तक ले जाना है या इस एस तक ले जाना है, तो ये जो गैप आए कहीं भी शो कर दो, ये जो गैप है किसको शो कर रहा है, डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है दोस्तों, ये जो डिफ्लेशनरी गैप है, इसका जो इंपैक्ट आएगा, इसका जो इंपैक्ट आएगा वो तीन चीजों पर आता है। देखते हैं किस किस पे आता है, आपको याद है, आपको याद है तो पहले लिख लो। सर ये आउटपुट पर आएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट पर आएगा क्या, और प्राइस पर आएगा क्या? हाँ जी हाँ, तीनों पर आएगा। क्योंकि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है जितना जितना प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ऑफर है, जितना विलिंग टू प्रोड्यूस है। हम बनाना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, लेकिन लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्राइस को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और आउटपुट भी कम होगा। तो डिफ्लेशनरी गैप रिफर्स टू क्रिएट्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है दोस्तों? ओके, मस्त टॉपिक है दोस्तों। तीन सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी मतलब जब कौन आ जाता है, गवर्नमेंट। मस्त चीज समझना। रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड, रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड मतलब गवर्नमेंट की वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई है, गवर्नमेंट की वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक्सेस डिमांड है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना ना, मस्त चीज। अब हम क्या करेंगे, माइनस चेंज इन जी, हम जो खर्चा है वो कम करेंगे। जब हम खर्चा कम करेंगे तो ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल होगी, और ये जो गैप था कौन सा गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप था इन्फ्लेशनरी गैप, वो क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्या होता है, गवर्नमेंट की वजह से भी, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट बोल लो दोस्तों, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट बोल लो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बोल लो, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बोल लो, इन सारियों की वजह से इनकम तो जनरेट होती ही है। और इनकम जब जनरेट होती है ना दोस्तों, तो परचेजिंग पावर भी जनरेट होती है। परचेजिंग पावर जनरेट होने के कारण डिमांड भी लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो इस सिचुएशन को निपटाने के लिए रेमेडी पूछा है, एक्सेस डिमांड है, उसको ठीक करने के लिए हम कंजम्पशन, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसको कम करेंगे, ताकि एडी कहां खसकेगा दोस्तों, नीचे। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, ऑलरेडी क्या चल रहा है दोस्तों, डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है। अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भैया खर्चा बढ़ाओ, गवर्नमेंट को बोलेंगे खर्चा बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है, ये वाला जो गैप है दोस्तों, ये वाला जो गैप है, जो क्या क्रिएट कर रहा था, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट कर रहा था। अब डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को अपने इंक्रीज करने होंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो बढ़ाएगी, वो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो उसका सीधा इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की खर्चों की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनकम जनरेशन होता है, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे फर्म लेवल पर। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि सबसे पहले कहां खर्चा बढ़ाना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर हो, नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, या फर्म को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज लाई जा रही हो। तो आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, आप लोगों ने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में दो ऑब्जेक्टिव है, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों ही कुल मिलाकर ये बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान लगाना है तो उन्हें कंसेशन, टैक्स रिबेट्स या बैकवर्ड जो एरिया है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देना होगा। इस ग्राफ एट ग्लांस का दोस्तों लास्ट टॉपिक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो डिसाइड होता है दोस्तों मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से। कैसे सेट होता है? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये जो प्राइस सेट हुआ यहां पर, ये जो प्राइस सेट हुआ इसको बोलते हैं दोस्तों अपन, ये हुआ OR1 या OR लिख लेते हैं फिलहाल, OR। तो जो OR सेट कैसे हुआ? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट से। लेकिन एक दिक्कत है, अगर प्राइस गिरा या अगर प्राइस बढ़ा तो इसका मतलब सर OR ही क्यों प्राइस डिसाइड हुआ? क्योंकि अगर प्राइस नीचे होता तो यहां पर डिमांड ज्यादा होती और अगर प्राइस ज्यादा होता तो यहां सप्लाई ज्यादा होती। तो इस सिचुएशन में क्या होता? मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम या मार्केट में किस सिचुएशन के बनने के चांसेस होते? एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई, जिसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट होगा। तो इसलिए मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहता है ना, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं। नो ऑफिशियल इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, इसको साथ में फ्री या फ्लक्चुएटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ध्यान यह देना है कि यहां पर दूसरा कोई रेट इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है क्योंकि बाकी दो रेट में या तो एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई बनने की चांसेस हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक ओ वाओ, अच्छे से सुनना दोस्तों। अगर प्राइस सेट हो गया है, उसके बाद मार्केट में जैसे प्राइस सेट हो चुका है ऊपर अपन ने देखा, उसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन के कारण डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब चीज मैं आपको हायरार्की वाइज समझाता हूं। प्राइस सेट हुआ 85 पर, क्लियर है? ओके। मार्केट में अगर यह हुआ कि ये करेंसी एप्रिसिएशन है, मतलब ऐसी सिचुएशन में लोग डिमांड बढ़ाएंगे, तो लोग डिमांड बढ़ाते, चलो तो ये जो 85 रुपीज है ना, वो जो सेट हुआ ना, वो हमारे लिए अच्छा प्राइस है। किसके लिए? मतलब इंडियंस के लिए वो क्या है? थोड़ा सा अच्छा प्राइस है। तो इंडियंस को लग रहा है कि यार ये तो जबरदस्त प्राइस है, हम इस पे डिमांड हम लोग अब बढ़ाएंगे। हम अपनी क्या बढ़ाएंगे दोस्तों? डिमांड बढ़ाएंगे। तो ये डिमांड है, सप्लाई, हम अपनी डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। कैसे बनेगी? राइटवर्ड शिफ्ट। अब ध्यान से समझो, पहला प्राइस सेट हुआ 85 पर, हमको लगा कि हमारे लिए सस्ता है, दैट इज डॉलर का रेट सस्ता है, तो हम डिमांड बढ़ाएंगे। अब जब डिमांड बढ़ाएंगे तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगी एंड पोस्ट इंपैक्ट क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी प्रोडक्ट का जब प्राइस कम था तो उसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने के कारण फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं दूसरा। अब टेंशन मत हो, फिर समझ में आएगा। प्राइस सेट होता है ऊपर जो हमने फोटो बनाया, वो सेट होता है 90 रुपए पर। 90 रुपए पर सेट हुआ तो हमारे लिए ये हम डर गए। हाँ ठीक है, हम डर गए, हमारे लिए ये प्राइस हमारे लिए क्या हो गया? प्राइस महंगा पड़ गया। तो इसका मतलब हमारे लिए करेंसी डेप्रिसिएशन है, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो गया? डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो गई। मतलब डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गया। तो फोटो बनाते हैं। तो जो सेट हुआ वो 90 रुपए पर सेट हुआ। 90 रुपए पर सेट हुआ मतलब ये यहां पर सेट हुआ, ठीक है? ओके, ये अब क्या हो गया? करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण डिमांड कम हो गई, ठीक है? डिमांड को कम कर देते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड को कम कर दिया। अब डिमांड जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे,
क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती मतलब लोग बेचने के लिए तैयार है, हम खरीदने के लिए तैयार नहीं, तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस क्या हुआ है, फॉल हुआ है। अब एक बार और समझते हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम केस, सेम रेट, सब चीजें सेम। प्राइस 85 हुआ, प्राइस 85 हुआ, तो जो सप्लायर हैं उनको लग रहा है अरे यार हम इसमें सप्लाई, एक काम करते हैं, हाँ 90, उनको अच्छा लग रहा है। प्राइस 90 हुआ तो जो सप्लायर है उनको अच्छा लग रहा है, यार 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 हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम मतलब एक्सपोर्ट करवाएंगे, मतलब हम लोग इंपोर्ट करने वाले। यूएस के लिए इंडियन प्रोडक्ट अब सस्ते हो गए, क्योंकि हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, तो यूएस के लिए इंडिया के गुड्स सस्ते हो गए, तो लोग ले जाएंगे ज्यादा। ले जाएंगे ज्यादा मतलब हमारे कंट्री में सप्लाई ज्यादा हो रहा है, किसका, डॉलर का। सप्लाई क्या हो रहा है, डॉलर का ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी चल रहा है करेंसी डेप्रीसिएशन। क्या चल रहा है, करेंसी डेप्रीसिएशन। करेंसी डेप्रीसिएशन चल रहा है, इसका मतलब हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, लेकिन उनके लिए डॉलर इंडियन रुपीज जो है, इंडियन गुड्स है जो सस्ते हो गए, तो लोग यहां से ज्यादा ले जा रहे हैं। ज्यादा ले जाएंगे तो डॉलर क्या करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे। सप्लाई ज्यादा करेंगे मतलब सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड। अब इसके कारण पहले देखते हैं इंपैक्ट क्या पड़ा। 90 रुपीज पे सेट हुआ, हमारी फट गई, लेकिन सप्लायर को मजा आ गया, वो लोग इंडिया से ज्यादा गुड्स लेके जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से ले तो जा रहे हैं, लेकिन उसके कारण डॉलर यहां इंडिया में सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। अब सप्लाई ज्यादा करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर सप्लाई बढ़ता है ना दोस्तों, तो मार्केट में उसका प्राइस गिर जाता है। इट इज एज इक्वल एज सप्लाई बढ़ना या डिमांड का कम होना, मतलब एक ही है। अब आगे चलते हैं, अगर प्राइस 85 हो गया, प्राइस 85 हो गया मतलब सप्लायर को मजा नहीं आ रहा है, सप्लायर को लग रहा है यार इंडियन जो गुड्स हैं, जो इंडियन गुड्स हैं वो क्या हो गए दोस्तों, कॉस्टली। अब वो यहां से इंपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो इंपोर्ट नहीं करेंगे मतलब ले जाएंगे नहीं ज्यादा गुड्स, ले जाएंगे नहीं तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस सिचुएशन में इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, कहां पे सेट हुआ, 85 पर। सप्लायर को मजा नहीं आ रहा, सप्लायर को मजा नहीं आ रहा, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने सप्लाई डिक्रीज कर दी। अब मार्केट में सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं रहा है, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, लास्ट क्लास और कर रहे हैं अपन, लास्ट जब भी आप ये क्वेश्चंस बनाएं, फॉरेन एक्सचेंज वाले जब क्वेश्चंस बनाएं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखना है रेट डिसाइड हुआ है वो क्या है, वो ज्यादा है कम है, मतलब एज अ इंडियन करेंसी, इंडियन कंट्री के लिए कम है, इंडियन कंट्री के लिए कम है कि भैया इंडियन करेंसी इंडियन कंट्री के लिए ज्यादा है, पहले वो सोचो। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है, इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि भैया अपने को, अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो, सबसे पहले दो चीजें, अगर प्राइस 90 पे सेट हुआ तो क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझना है, क्या ये डिमांड के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन है कि सप्लाई के पॉइंट ऑफ से। अगर 90 रुपीज है तो डिमांड के हिसाब से ये बुरा है, दैट इज करेंसी डेप्रीसिएशन, लेकिन सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है। तो एक चीज ध्यान से समझना, प्राइस के बारे में मत सोचो, ये सोचना कि इंपैक्ट क्या हो रहा है। क्लियर हो रहा है? चलें दोस्तों, तो लास्ट पार्ट पर यहां पे खत्म होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। ये मैं जो इसका जो पीडीएफ है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसको आप ले लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं दोस्तों।